एक बार फिर जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है उसके ऊपर चिंतन करने के लिए, इससे पहले कि मैं वार्ताकारों की रिपोर्ट के ऊपर कुछ टिप्पणी करूं, मैं मानता हूं कि जिस संदर्भ में ये समस्या पैदा हुई उसको समझ लेना और उसका ऐतिहासिक दृष्टि से विश्लेषण कर लेना बहुत आवश्यक है। 15 अगस्त को ये देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, और इस देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल थे। मैं कई बार मानता हूं कि इतिहासकारों ने भी उनके साथ पूरा न्याय नहीं किया। दिसंबर 1949 में सरदार पटेल की मृत्यु हो गई। आजादी के बाद वो केवल 26 महीने जिए, और उस 26 महीने में जो प्रमुख काम उनका था, 47 में दंगे हुए, लोगों को पुनः स्थापित करना था, रिहैबिलिटेशन करना था, लेकिन उस सबसे बड़ा काम इस देश को एक करने का था। इस देश में राजे महाराजा थे, कई रजवाड़े थे, और हर रजवाड़े को एक करना, उस एक करने का काम इसलिए भी कठिन था कि हर बादशाह की अपनी विचारधारा थी, अपनी ईगो थी, अपना स्वाभिमान था। कोई दूसरे के साथ जुड़ के उसके नीचे रहकर काम नहीं कर पाता था। अपने राजघराने छोड़ के इस देश का हिस्सा बन जाओ, ये इतना सरल काम नहीं था। और मैं इसलिए कहता हूं कि इतिहासकारों ने पूरा न्याय नहीं किया कि उस 26 महीने के जीवन काल में लगभग 535 रजवाड़े थे, जिनको जोड़ के इस देश का जो मानचित्र है वो बना। But for Sardar Patel, the geography of India would not have been what it is. और ये सरल काम नहीं था। इस काम के लिए साम दाम दंड भेद, कुछ देशभक्त थे, हम भारत का अंग हैं इसलिए साथ आ गए, कुछ का स्वाभिमान था। सरदार पटेल ने अपने जीवन काल में जो उनके सहयोगी थे, वीपी मेनन, उनसे कहा कि आप इतिहास के लिए जो काम हमने किया है, कम से कम 2 विषयों पर इतिहास लिखकर जाना। तो वीपी मेनन ने 2 पुस्तकें लिखी हैं। एक है कि अंग्रेजों से हुकूमत कैसे आई, द ट्रांसफर ऑफ पावर, और दूसरी द मर्जर ऑफ स्टेट्स। सरदार पटेल डॉक्यूमेंट्स, जो उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस थी, वो भी उपलब्ध है। असंभव काम था राजस्थान के सब रजवाड़ों को एक करना, जिनकी अपनी सेना थी, who were a complete sovereign, अपना स्वाभिमान था। तो इन्होंने पहले संविधान में राज्यपाल शब्द प्रयोग नहीं किया, राज प्रमुख बनाए, उन्हीं में से एक को राज प्रमुख बना दिया और फिर उनको लेकर आए। अगर निजाम हैदराबाद ने इनकार किया कि मैं देश का हिस्सा नहीं बनूंगा, तो वहां पुलिस एक्शन हुआ। जूनागढ़ सौराष्ट्र में है, गुजरात में, हिंदू बहुत इलाका था, हिंदू मेजॉरिटी एरिया था, पर उसका जो रूलर था वो नवाब था।
उसकी सारी सीमाएं भारत की थी। गुजरात के सौराष्ट्र में था कोई सीमा, पाकिस्तान जो सीमा बनी उसके साथ मिलती नहीं थी। नवाब जूनागढ़ ने अपने रजवाड़े को पाकिस्तान के साथ मर्जर अनाउंस कर दिया। अब इस परिस्थिति से कैसे निपटोगे? वो विचित्र प्रकार का शासक था। वहां पर जनता में से बगावत खड़ी कर देना और उस बगावत के फलस्वरूप नवाब को इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया जैसे बाकी ये 370 जो टेम्परेरी था इसको समाप्त किया जाए। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि इस 370 को बनाए रखिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है ऑटोनॉमी, स्वायत्तता। उससे अगली कड़ी पर चढ़ जाओ तो पीडीपी कहती है सेल्फ रूल। उससे और एक ऊपर कड़ी पर चढ़ जाओ तो जो अलगाववादी है, सेपरेटिस्ट है, वो कहते हैं आजादी। उसमें दो तरह के लोग हैं, एक कहते हैं आजादी और दूसरे कहते हैं पाकिस्तान। जब मैंने कहा कि इतिहास को यह निर्णय करना पड़ेगा तो निर्णय यह करना पड़ेगा कि ये जो अलग अस्तित्व की कल्पना थी, कम से कम 60 साल 65 साल बाद जब ये इंटरलोक्यूटर्स आए हैं, ये इतिहास को तो देख ले। ये अलग सोच, ये कमजोर संवैधानिक और राजनीतिक रिश्ता, इसकी जो 60 साल की यात्रा रही है, ये यात्रा उसको इस देश का अटूट अंग बनाने की दिशा में रही है, या ये सोच बढ़ते 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 अलग अस्तित्व से बढ़कर अलगाववाद की तरफ जा चुकी है। एंड द जर्नी अनक्वेश्चनेबली इन मेनी माइंड्स हैज बीन फ्रॉम अ सेपरेट स्टेटस टू सेपरेटिज्म। ये वो यात्रा रही और इस यात्रा को रोका जाए, इसको कुचला जाए और इस सोच और जहनियत को बदला जाए, उसकी चिंता नहीं है। दूसरी तरफ आप जो राजनीतिक स्थिति इस देश के बाहर की है उसके ऊपर भी चिंतन कर लें। वो बाहर की स्थिति यह है कि मैंने आरंभ में कहा कि पाकिस्तान ने कभी मानसिक दृष्टि से स्वीकार नहीं किया कि जम्मू कश्मीर इस देश का हिस्सा है, और इसलिए पाकिस्तान ने इस देश के साथ कई कन्वेंशनल वॉर्स लड़े। पहली लड़ाई जो लड़ी उसका हिस्सा 1/3 कश्मीर का हिस्सा ले गए, जिसको हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। 65 की लड़ाई हुई, 71 की लड़ाई हुई, और पाकिस्तान को लगने लगा कि इस कन्वेंशनल वॉर के माध्यम से हम भारत को हरा नहीं सकते, भारत की कन्वेंशनल वॉरफेयर की ताकत ज्यादा है। जनरल साहब यहां बैठे हैं, उस युग में यह आकलन होता था कि कन्वेंशनल वॉर में हमारी कैपेसिटी पाकिस्तान की तुलना में 1 अगेंस्ट 3.5 है। जो आज ये जो फासला है थोड़ा कम हुआ है मॉडर्न वॉरफेयर। और इसलिए 80 के दशक में एक वैकल्पिक नीति पाकिस्तान ने बना ली कि अब कश्मीर के अंदर युद्ध के माध्यम से काम नहीं बनेगा, आप सीमा पार से आतंकवाद भेजो, वहां अलगाववादी खड़े करो और उन अलगाववादियों की इतनी मदद करो कि भारत में एक असुरक्षा का माहौल और उस असुरक्षा के माहौल के साथ साथ एक हिंसा और आतंक का माहौल वो अलगाववादी बना। द फर्स्ट स्ट्रैटेजी फेल्ड, सो दे केम टू द सेकेंड फेज। और जो 90 के दशक में और आज से 8-10 साल पहले तक हमने देखा, वो रणनीति ये थी, उसका बहुत नुकसान हुआ। कारगिल भी उसी रणनीति का एक हिस्सा था। लेकिन आतंकवाद के साथ 2 कठिनाइयां थी। पहली कठिनाई यह थी
कि आज आतंकवाद के माध्यम से कोई चीज हासिल करी जाए, पूरा विश्व उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं। आतंक के खिलाफ एक माहौल है, इट इज एन एंटी टेरर एनवायरनमेंट। द ग्लोबल एपेटाइट टू एडजस्ट एंड एक्सेप्ट द फ्रूट्स ऑफ टेरर डज नॉट एग्जिस्ट। और इसलिए, और भारत की भी जो ताकत थी, द माइट ऑफ द इंडियन स्टेट टू फाइट टेरर एंड क्रश टेरर, ये भी बढ़ गई थी। हमारा भी नुकसान होता था, लेकिन उन आतंकवादियों को भी हम कुचल देते थे और दुनिया उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। इसलिए पिछले 5-7 साल से पाकिस्तान ने और अलगाववादियों ने रणनीति बदली, और उस रणनीति का तीसरा चरण यह था कि आप भारत के अंदर बैठे अलगाववादियों का, सेपरेटिस्टों का प्रयोग करो। तो अमरनाथ आंदोलन में जो हुआ वो इस रणनीति का पहला चरण था। स्टोन थ्रोइंग जो हुई वो इस रणनीति का दूसरा चरण था। यू प्रोवोक अ कॉन्फ्लिक्ट। अब अमरनाथ आंदोलन में क्या कॉन्फ्लिक्ट था कि लाखों श्रद्धालु अमरनाथ जी के श्राइन पर जाते हैं, और उस श्राइन पर जब जाते हैं कश्मीर की भी अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता है। ये जब आएंगे तो इनके शौचालय, टॉयलेट्स के लिए, हेल्थ के लिए, रहने के लिए तो थोड़ी सी जमीन कोई भी समाज देता है पिलग्रिम्स को, जमीन नहीं दी जाएगी। तो भारत के लोगों ने, जम्मू के देशभक्तों ने कहा कि जमीन क्यों नहीं दी जाएगी, तो उसको लेकर हजारों लाखों लोग सड़कों पे आ गए। लेकिन उसका यह असर हुआ कि शांतिपूर्ण तरीके से पहली बार अगर वहां से 2 लोग सड़कों पर आए तो जम्मू से 10 आए। मैंने बहुत आंदोलन देखे, जेपी का आंदोलन भी देखा, अन्य आंदोलन देखे। जो स्पॉन्टेनिटी मैंने अमरनाथ आंदोलन में जम्मू में देखी, मैंने अपने जीवन में देखी। पूरी इमरजेंसी में 1.5 लाख लोग जेल गए थे, तो क्विट इंडिया मूवमेंट में 50,000 गए थे। केवल जम्मू छोटा सा प्रोविंस है, एक दिन में 8-8, 10-10 लाख लोग जेल जाने को तैयार हो। मैं एक दिन वहां गया, वहां कर्फ्यू लगा हुआ था, तो पुलिस ने मुझे अनुमति दी, एक वहां होटल है, वहां जाकर अपने लोगों से मीटिंग करने की। वहां से एक मंदिर में पता चला लोग इकट्ठे हैं बहुत सारे, तो मुझे वहां तक जाना था, पुलिस ने अनुमति दी। तो मैं वो 5-6 किलोमीटर तो चला, तो मैंने देखा सेना के लिए भी कर्फ्यू इन्फोर्स करना इम्पॉसिबल था। जिस गली मोहल्ले से गाड़ी निकलती थी, हजारों की संख्या में राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए लोग सड़कों पर उतर आते थे, और देश के हक में और सेना के हक में नारे लगाते थे, और सैनिक असमर्थ थे कि कैसे कर्फ्यू इन्फोर्स करें। इसलिए अमरनाथ आंदोलन में हमने देखा कि घाटी के अंदर ये दुनिया को चित्र दो कि हम शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह कर रहे थे, और निमंत्रण दो छोटी मोटी हिंसा करके पुलिस और सेना को कि हमारे ऊपर अत्याचार करे। अत्याचार में यहां उस पर लाठीचार्ज करे, गोली चलाए। अब ये जो स्टोन थ्रोअर्स लाए थे, इसका क्या उद्देश्य था? बच्चा स्कूल जाता था तो उसके बैग के अंदर किताबों के साथ 5 पत्थर डाल दो। अब पत्थर से कोई मरेगा नहीं, लेकिन अगर 20,000 की भीड़ 5-5 पत्थर मारेगी एक छोटी सी पुलिस पिकेट पे, तो वो हथियार और मशीन गन से भी बड़ा हथियार बन जाता है। और सैकड़ों सैनिक सीआरपीएफ के, आर्मी के अस्पतालों में भर्ती थे। उनके लिए कोई आंसू बहाने को तैयार नहीं था, लेकिन पत्थर मारने वालों को, स्टोन थ्रोअर को क्यों रोका?